सो ऑटोमोबाइल डीलरशिप अकाउंटिंग कोर्स के अंदर हम ये क्लास पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो था कि जब आप एक व्हीकल की सेल करते हैं, कार की सेल करते हैं और उसके साथ जो इंश्योरेंस आप कस्टमर से लेते हैं, कि हर गाड़ी क्या होती है? इंश्योर्ड होती है। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है आपको? तो इसमें हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे कि एक केस था जहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक थर्ड पार्टी की तरह डायरेक्टली कस्टमर को इनवॉइस प्रिपेयर करके दे और डीलरशिप एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हो जो उस कंपनी से इनवॉइस लेकर कस्टमर को दे और कस्टमर से पैसे लेके कंपनी को दे। तो उस केस में आपको अपने द्वारा कार की सेल के बिल में या टैक्स इनवॉइस में आपको इंश्योरेंस को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कस्टमर से सारा पैसा अपने अकाउंट में लिया जिसमें इंश्योरेंस का पैसा भी शामिल था और उस केस में आपने वो इंश्योरेंस का पैसा कस्टमर से लेके इंश्योरेंस कंपनी को दिया, तो फिर आपको रीइंबर्समेंट इनवॉइस बनाकर इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए। तो वो प्रोसीजर भी हमने डिस्कस किया था। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि कई सारी जो डीलर होते हैं उनके खुद के इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन प्लान होते हैं जो एक साइड बाय साइड वो कस्टमर से पैसा उस नाम का लेते हैं। रोड साइड असिस्टेंट का पैसा लेते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा लेते हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम से आप अपनी एक्स्ट्रा पैसा अपने इनवॉइस के साथ ऐड कर रहे हो। ये ऑल आर द टैक्सेबल सर्विसेज, आपको बिल में उनको जोड़ना और बाकायदा उन पे जीएसटी लगता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे और आज की इस क्लास में मैं आपको आरटीओ, रोड टैक्स जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसके ऊपर आज की मैं ये वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ और कंप्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम आरटीओ क्या होता है और क्या हमारे लिए इसकी भूमिका होगी एज अ डीलर, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि जब आप ऑटोमोबाइल सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो कार सेल जो डीलर ने की, साथ में ऑब्वियस सी बात है डीलर उसका क्या करवा के देगा? इंश्योरेंस करवा के देगा। इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरी चीज होती है आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जहां पर रोड टैक्स का जो पैसा होता है उस कार का, वो साथ में आपसे लिया जाता है डीलर द्वारा कस्टमर से। तो आज हम बातें करने वाले हैं आरटीओ, पब्लिक रजिस्ट्रेशन चार्जेस के ऊपर। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है आरटीओ में, उसका जो चार्जेस होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आरटीओ रजिस्ट्रेशन फीस शामिल होती है जो आपसे पैसा लिया जाता है, जो कि सीधे सीधे गवर्नमेंट को पे होती है। आपको मैं ये भी बता दूं, एक तरह से ये आपकी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। उसके अलावा रोड टैक्स का पैसा भी आपका गाड़ी का जमा होता है। उसके अलावा स्मार्ट कार्ड का पैसा आपसे लिया जा सकता है, नंबर प्लेट का पैसा आपसे लिया जा सकता है। एक्चुअल में देखें तो ये सब कंबाइन तौर पे आपसे पैसा एक डीलर मांगेगा। और अगर आप डीलरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये पैसा जो आप ले रहे हो, ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो कि गवर्नमेंट को पे होती है, गवर्नमेंट पेएबल स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। क्या होती है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी? जो पैसा हम अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और जो हमें सरकार को चुकाना होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम स्टैट्यूटरी लायबिलिटी कहते हैं। जो टैक्स आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, समझ रहे हैं? आप टीडीएस कलेक्ट कर रहे हो, आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। आप वेट कलेक्ट कर रहे हो, आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो ये हमारी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, याद रखिएगा। मतलब ये पैसा हम कस्टमर से अपने पॉकेट में भरने के लिए नहीं ले रहे हैं, हमें एक इसको पे करना है,
गवर्नमेंट को पे करना है। और एक और चीज बताता हूँ, जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा, जीएसटी इस पर नॉट एप्लीकेबल है, यानी आप इस पर जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि अपने आप में ये एक तरह से गवर्नमेंट को चुकाया जाने वाला अमाउंट है जो आपने लिया है, तो जीएसटी के स्कोप से ये बाहर है। प्योर टैक्स या फीस है जो गवर्नमेंट को आपको इसको पे करना है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी मैं आपके सामने जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है केटीसी ऑटोमोबाइल जजमेंट। उसके बिहाफ पर मैं ये एनालिसिस आपको बता रहा हूं कि जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि ये हमेशा गाड़ी की सेल के बाद होता है, मतलब गाड़ी बिकेगी तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन की बात आएगी ना, है ना। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में कब होता है? जब एक डीलर गाड़ी को क्या करता है, बेचता है। तो ये पोस्ट सेल एक्टिविटी है। क्या है? पोस्ट सेल एक्टिविटी, मतलब सेल के वक्त नहीं होती है, सेल होने के बाद की एक्टिविटी है। यानी जो पोस्ट सेल एक्टिविटी होती है, हमेशा याद रखिएगा, उसके ऊपर अगर जैसे आप गाड़ी बिक गई साहब, तो गाड़ी की ऑनरशिप क्या होगी? चेंज हो गई। अब वो गाड़ी की ऑनरशिप किसके पास चली गई? बायर के पास चली गई, गाड़ी के खरीदार के पास चली गई। और गाड़ी के खरीदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस गाड़ी का क्या करवाए? आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाए। हालांकि हम सबको पता है कि इंश्योरेंस और आरटीओ रजिस्ट्रेशन शोरूम वाला हमको करके देता है, लेकिन शोरूम वाला आपको अपनी उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसने फैसिलिटी आपको दी हुई है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर है कि वो सारी कागजी कार्रवाई वो करवाए, ऐसा तो आप ही को देना पड़ता है। तो ऐसे केस में जो ये पोस्ट सेल एक्टिविटी है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरटीओ रजिस्ट्रेशन की, याद रखिएगा। इस केस में डीलर की भूमिका सिर्फ कितनी होती है? डीलर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, यानी वो आपको फैसिलिटी देता है कि भाई आरटीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब वो निकलवा के देगा, बट अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी आपकी होती है, और आपकी मतलब बायर की होती है। और बायर के लिए जो डीलर ये काम करता है, तो डीलर बायर से पैसा लेता है, मनी कलेक्ट करता है, और वो इसके लिए ये काम करवा के देता है। तो ये याद रखिएगा, आरटीओ रजिस्ट्रेशन इज पोस्ट सेल एक्टिविटी एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अंडर द केस केटीसी ऑटोमोबाइल जजमेंट। ऑलराइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एज ए डीलर हमें अपनी अकाउंटिंग को कैसे करना है, कैसे हमें इसको देखना हमारी अकाउंटिंग को। तो मैं थोड़ा अपना एज ए डीलर अपनी अकाउंटिंग पर थोड़ा चर्चा करता हूँ कि भाई आरटीओ रजिस्ट्रेशन को जीएसटी इनवॉइस में आप कैसे शो करोगे। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन के नाम का हम पैसा ले रहे हैं अपने बायर से, हमारे कस्टमर से, उस पर आपका जीएसटी और इनवॉइस में क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, अभी अभी अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि भाई ये एक पोस्ट सेल एक्टिविटी है, पोस्ट सेल एक्टिविटी है। दूसरा डिस्कस हमने ये किया कि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसे केस में हमेशा ये याद रखना कि जैसे अगर आप एक एक डीलर जो टैक्स इनवॉइस बना रहा है कार सेल के लिए, व्हीकल सेल के लिए, जैसे ये टैक्स इनवॉइस है, मान लो इसमें कोई XYZ कार है जिसका ये बिल बन रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कार का जो बिल बनेगा बेसिकली, जैसे मान लो यहाँ पर ये कार का बिल बन रहा है सपोज 5 लाख रुपए से, तो ये 5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, हमेशा टैक्स एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसमें यानी एक्स शोरूम प्राइस को ही हम क्या मानते हैं? टैक्सेबल वैल्यू मानते हैं, जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ये अलग बात है कि हो सकता है इसमें आप अपनी कोई चार्जेस ऐड कर दो, जैसे मैं बता रहा था कि आपने हो सकता है इसमें कोई अपना जैसे वारंटी एप्लीकेबल किया हुआ है, वारंटी दिया सामने को, एक्सटेंडेड वारंटी आपने उसको एडिशनली वारंटी एडिशनली आपने प्रोवाइड किया है। उसका मान लो आपने 5,000 रुपये जोड़ा हुआ है। ये भी हो सकता है आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाई है सामने वाले कस्टमर ने, ये भी एडिशनली है, याद रखिएगा।
इसका मान लो 10,000 रुपये कस्टमर से एक्स्ट्रा ले रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपने रोड साइड असिस्टेंस दिया है, ये भी आपका एडिशनल, ये सपोज इसका आपने मान लो उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो इट मीन्स हमेशा ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका जीएसटी जुड़ना है, ठीक है, वो जीएसटी आपका इन सबको लेके जुड़ना है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो आपका ये ऑल 1 to 4 के ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन होगी, यानी ये सारी टैक्सेबल वैल्यू की सप्लाई है, याद रखिएगा। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना कि ये भी हो सकता है कि आपका ये रेट सबकी अलग अलग हो, जैसे ये सारी सर्विसेज इन पे 18% लग रहा है, ये कार है, मान लो कार लग्जरी सेगमेंट पे 40% में, तो कार पे 40% लगेगा, इन पे 18% लगेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अब ये जैसे जीएसटी लग गई है, 5वां आइटम हो गया, ठीक है, अब छठे आइटम में आप अगर एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे हो, तो आपको छठे आइटम में, जैसे आपने अगर इंश्योरेंस का पैसा अपने इनवॉइस में बता रखा है, तो आप यहाँ इंश्योरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इस पे ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, आप जीएसटी नहीं ले सकते, आपको पूरा वैल्यू कस्टमर से लेके एज ए फैसिलिटेटर इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा चुकाना है। साथ ही साथ में आप आरटीओ चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आरटीओ चार्जेस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो जितना भी आरटीओ चार्जेस है वो जोड़िए, और टैक्स के साथ ये दोनों चीजें जो आप ऐड करोगे, ये इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और आप इसको सिर्फ बिल में जोड़ दोगे और फिर बिल का टोटल बना के दे दोगे, जो जनरली यही प्रैक्टिस आपकी टोटल यहाँ पर होने वाली। यानी सीधी सी बात है, इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस नॉन जीएसटी, आप उस पर जीएसटी ले नहीं सकते, क्योंकि इंश्योरेंस आप जो ले रहे हैं वो एज अ मीडिएटर की तरह है, आप कलेक्ट कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी को वो प्रीमियम पे करने वाले हैं, और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बायर को इनवॉइस बना के देने वाली है। साथ ही साथ में आरटीओ चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट को पेएबल फीस है, जो भी आप एज अ फैसिलिटेटर कस्टमर से ले रहे हो और कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो इन दोनों ही भूमिका में आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर या एक मीडिएटर की भूमिका में है, आपकी ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, आप सिर्फ कलेक्टर हैं यहाँ पर, जो कि आप वो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो और आगे वाली पार्टी को दे रहे हैं, और इनवॉइसेस वो लोग दे रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर को। तो ऐसे केस में आप इसको इनवॉइस के अंदर ऐड कर सकते हैं, या आप सेपरेटली रिइंबर्समेंट इनवॉइस इन दोनों ही केसेस में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, आरटीओ इज प्योर रीइंबर्समेंट है, याद रखिएगा। आप यहाँ पर वर्किंग नोट में भी डाल सकते हैं कि आरटीओ एंड इंश्योरेंस इज प्योर रीइंबर्समेंट। तो ये क्या है, आपको सपोर्ट करेगा कि भाई इस पे आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया। सो ये चीज ध्यान देना, जीएसटी इन पे नहीं लगता और आप इस पे जीएसटी ले नहीं सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, आप कस्टमर से कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि भाई तुम तेरा रोड टैक्स वगैरह आरटीओ करवा के नंबर वगैरह बनवा के लेंगे, लेकिन उसमें हमारा 2,000 रुपये चार्ज होगा, या तो आप हमें वो 2,000 दे दो, हम करवा के दे देते हैं, या फिर आप करवा देना, हमारा काम ये नहीं, हमारा काम सिर्फ गाड़ी बेचना है। अब अगर कोई डीलर ऐसी बात करके गाड़ी बेच रहा है जहां पर वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है अपनी फीस के, तो फिर वो भैया सर्विस मानी जाएगी और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसको मैं आपको एक बिल बना के बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सीधे सीधे हम चलते हैं टैली के अंदर। नाउ अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आप एक कार डीलर होते हैं तो आप इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो सामने वाला कस्टमर है, ये सोनल मनारिया, ठीक है, ये कोई कस्टमर है मध्य प्रदेश, आप भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सेल कर रहे हो आप इनको, ठीक है। और मान लो आपने इनको एक गाड़ी सेल की, मारुति आर्टिगा स्मार्ट हाइब्रिड, ठीक है, और एक क्वांटिटी सेल कर रहे हो, मान लो गाड़ी का कीमत यहाँ पर है, सपोज मैं लिख देता हूँ 8 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। और अब देखिए, मैं अभी इंश्योरेंस को साथ में नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ आरटीओ के ऊपर ही चर्चा करने वाला हूँ। अब सोचिए, अगर आप यहाँ पर जीएसटी जोड़ते हो, तो जैसे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो मतलब आपका ये गाड़ी
का जो एक्स शोरूम प्राइस है, अब देखिए 8 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस, आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो एक्स शोरूम वैल्यू, ठीक है। तो क्या नरेशन में वहां पर आपका वो लिखा हुआ भी आएगा एक्स शोरूम वैल्यू। आपने टैक्स वैक्स जोड़ के 11-20 हो गया, मतलब जीएसटी। अभी अभी तो इसमें इंश्योरेंस और आरटीओ का पैसा जोड़ोगे तो गाड़ी का प्राइस आपको पता है वो बिल कितना चला जाएगा, 14-15 चला जाएगा। अभी ऐसे केस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि अभी आप देखो एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन हो रही है, 160 बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आरटीओ का पैसा जोड़ते हो, जैसे आपने कस्टमर को बोला है कि भाई तेरे को 45,000 रुपए एक्स्ट्रा देने, इसमें आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, रोड टैक्स का आ जाएगा और आपका नंबर प्लेट वगैरह सब मिल मिलाकर 45,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है, और 2,000 रुपए मेरी फीस होगी। डीलर ने कस्टमर को क्या बोला, 45,000 तो आपको गवर्नमेंट की फीस देनी है और 2,000 मेरी फीस देनी है। तो ऐसे केस में एक डीलर यहाँ पर कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आप ये आरटीओ रजिस्ट्रेशन फीस करके आप यहाँ पर आगे एक वर्ड यूज कर दोगे, रीइंबर्समेंट, ठीक है। रीइंबर्समेंट का मतलब ये हो गया है कि ये आप ले रहे हो और गवर्नमेंट को सीधे सीधे देने वाले हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आप इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल सकते हो, करंट लाइबिलिटी में डाल सकते हो क्योंकि लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आप इसको करंट लाइबिलिटी भी बता सकते हो और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी बता सकते हो। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके टाइप ऑफ ड्यूटी में अदर लेकर आप इसको सेव कर दो। कभी भी ध्यान देना, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कभी किसी टैक्स पे नहीं लगता, मतलब नो टैक्स ऑन टैक्स वाले नियमों पे काम करता है जीएसटी। जीएसटी कभी दूसरे टैक्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो अब ये खुद भी एक टैक्स है जो आपसे लिया जा रहा है। तो ऐसे केस में मान लो आपने यहाँ 45,000 रुपए डाल दिए। अब 45,000 देखो मैंने यहाँ डाले, लेकिन वो 1,60,000 के जीएसटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपका इससे कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है। ये सिर्फ एक रिइंबर्समेंट है जो आप कस्टमर से वसूल कर गवर्नमेंट को चुकाने वाले हैं, राइट। लेकिन 2,000 रुपए आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा मांगे अपनी फीस। क्या मांगे, 2,000 रुपए आपने कस्टमर से क्या मांगे, एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं कि भाई मेरा ये सब आरटीओ वारटीओ का काम मैं आपको करवा के दे दूंगा, लेकिन मैं इसमें आपसे क्या लूंगा, फीस लूंगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप समझ लीजिए कि हम एक लेजर और बनाएंगे यहाँ पर, अल्टर सी आरटीओ। अब देखो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आप अगर यहाँ पर कोई फीस ले रहे हो तो आप इसको कोई नाम दे सकते हो, आरटीओ फैसिलिटेशन फीस करके आपने लेजर बना लिया कि हर हर कस्टमर से आप ये लेते हो 2,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। सो सो इट इज व्हाट, इट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, यू आर गोइंग टू चार्ज 2,000 एक्स्ट्रा, और ये इट इज नॉट पेएबल टू द गवर्नमेंट, ये आपकी पॉकेट में जाने वाला अमाउंट है। तो इट इज योर सर्विस, सो दिस इज योर डायरेक्ट इनकम। आप इसका ग्रुप क्या डालेंगे, डायरेक्ट इनकम डालेंगे। आप एक सर्विस दे रहे हो, आप यहाँ पर उसका एसएससी कोड डिफाइन कर देंगे जो भी होगा वो, ठीक है। जैसे मैं एक आइडिया से यहाँ डाल देता हूँ, और आप यहाँ पर इसका जीएसटी रेट डाल देंगे, सर्विस बताते हुए आप इसको सेव कर देंगे। दिस इज योर आउटपुट सर्विस, याद रखिएगा। इट क्रिएट योर आउटपुट लाइबिलिटी, यू हैव टू पे योर आउटपुट टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल फैसिलिटेशन फीस, पूरे साल भर में आप जितनी भी वसूलोगे, ठीक है। इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इट इज नॉट द रीइंबर्समेंट अमाउंट, इट इज नॉट योर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इट इज योर सप्लाई ऑफ सर्विस। सो इस केस में आपने यहाँ पर लिख दिया आरटीओ फैसिलिटेशन फीस, और इसमें आप मेंशन भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि भाई यहाँ पर आप किन किन चीजों का पैसा अपनी तरफ से जोड़ रहे हो। और अब देखिए 2,000 रुपए जैसे ही मैं यहाँ डालता हूँ, ध्यान से देखिएगा ऊपर के अमाउंट देखिएगा, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, 180 रुपए उसमें जुड़ गए। यानी आपकी जीएसटी लाइबिलिटी को क्या किया इसने, इंक्रीज किया। दो लेजर मैंने आपको एक जैसे नजर आते हुए बनाए हैं, लेकिन दोनों लेजर की भूमिका बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। एक आपके लिए इनकम है, दूसरा आपके लिए दायित्व है, लाइबिलिटी है। एक जीएसटी एप्लीकेबल है, एक पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। एक आप जो कलेक्ट करोगे, देखिए मैं आप इसको सेव करता हूँ, ठीक है। जैसे आपका ये मान लो आपने आरटीओ का शामिल कर दिया,
सेम टू सेम आप यहाँ पर इंश्योरेंस को भी जोड़ सकते हैं अगर रीइंबर्समेंट का मामला है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार इंश्योरेंस प्रीमियम रीइंबर्समेंट। इसका लेजर जो बनाओगे वो भी आप करंट लायबिलिटी बनाओगे, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस कंपनी को आपको पे करना है। और आप यहाँ पर इंश्योरेंस का मान लो आपने डाल दिया कि भाई सपोज 70,000 रुपये आपका इंश्योरेंस का आप कस्टमर से ले रहे हो, इस पे भी जीएसटी की लायबिलिटी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। टोटल आपका ये अमाउंट बन गया है 12,37,360। अब आप यहाँ पर जैसे रोड साइड असिस्टेंट ये भी जोड़ सकते हो। अब देखिए ये चीज क्या है, ये आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो कि कल को तेरी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाए, पंचर हो जाए, तो आपकी गाड़ी को वहां पर हमारी कंपनी की गाड़ी आएगी और रिपेयर करके ले जाएगी या उठा के शोरूम में लाएगी, सर्विस सेंटर तक पहुंचाएगी। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप ये आपके द्वारा दी जाने वाली सर्विस है, तो इसको आप देखिए ये मैंने डायरेक्ट इनकम माना है, इसका भी मैंने एससीसी कोड और टैक्स रेट लगा है, क्योंकि ये मेरी पॉकेट में जाने वाला अमाउंट, डीलर की पॉकेट में जाने वाला अमाउंट। सो इन दैट केस आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपने इसके नाम का 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया है तो 10,000 आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। देखिए अब वो अमाउंट कितना हो गया, 1,61,080, 1,61,080 हो गया। मतलब इस 2,000 रुपए जो कि आपने अपनी फीस ली है और ये 10,000 रुपए जो आपने एक अलग से सर्विस का पैसा लिया है, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जो रीइंबर्समेंट आपने चाहे आरटीओ की फीस लिया हो, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम वसूला हो कस्टमर से, इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये पोस्ट सेल एक्टिविटी है, ये आपकी प्रोडक्ट सेल के बाद की एक्टिविटी है और ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करवाने की, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेलर सिर्फ बायर के बिहाफ पे करवाता है, सेलर सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, जहां पर वो बायर से पैसा लेकर ये काम करवाता है, क्योंकि अदरवाइज बायर की दौड़ भाग बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। और कौन चाहेगा कि यार मैं दौड़ भाग करूं, हर आदमी क्या चाहता है, बेचने वाला करे सारा काम करके दे, हमें कहीं नहीं जाना पड़े, हमें तो डायरेक्ट हर चीज घर पे मिल जाए। सो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर केसेस में आपके डीलर्स ही ये सारे काम करते हैं, तो उस केस में फिर आप सिर्फ डीलर आपसे पैसा जो ले रहे हैं वो रिइंबर्समेंट का है। डीलर उसके बदले में आपको इनवॉइस नहीं देंगे, टैक्स इनवॉइस उसके बदले में उस अथॉरिटी से आएगा जिस अथॉरिटी में वो पैसा जा रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो आरटीओ, आपका लोकल आरटीओ डिपार्टमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने सेल बिल में इन चीजों को जोड़ के डीलर को बिल दे रहे हैं तो फिर हम इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ एक कमाल की चीज आप देखिए कि जब आप इसको टैक्स एनालिसिस में जाकर देखेंगे तो आपके सामने देखिए आरटीओ फैसिलिटेशन फीस पर आपका 9% जीएसटी लगा है 2,000 रुपए पे, जो कि लगी गई, ये आपकी सर्विस है। आरएसए पर आपका 9% लगा है, ये भी आपने सर्विस दी है। और ये कार है जिस पर आपका 40% की वैल्यू की, जैसे हायर वैल्यू की सेगमेंट की गाड़ी है तो इस पर आपका 40%, ये हिसाब से 20% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, बाकी चीजों पे नहीं लगा है। अगर आप इस बिल को सेव करते हैं और अगर आप इस बिल को प्रिंट करके देखते हैं तो कस्टमर को तो आप पूरा सॉरी, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं और प्रीव्यू देखता हूं तो आप देख पाएंगे कि मैं कस्टमर को यहाँ पर पूरा एक कंप्लीट टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करके दे रहा हूं, जिसमें मैं बता रहा हूं कि मैंने उसको कौन सी गाड़ी बेची, मैंने उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर ली है। ये मल्टी पेज प्रिंट निकल कर आएगा, ये आप सारी चीज़ें जो वसूली, नीचे जितना भी जीएसटी जिन जिन भी चीज़ों पे लगा है पूरा आपका नीचे एचएसएन या एसएससी वाइज सारा टैक्सेबल समरी आ जाएगा आपका। और ये इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे टैक्स इनवॉइस, और ये तरीका होता है जहां पर हम आरटीओ और इंश्योरेंस को ट्रीट करते हैं अपनी सेल बिल के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत प्रैक्टिकल क्लासेस होती है और हम लोग ऐसे कोर्सेज डेवलप करते हैं या किए हुए हमने हमारी एप्लीकेशन पे। आप कॉमर्स हब उदयपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एंड्रॉयड यूजर है तो प्ले स्टोर में जाके आप कॉमर्स हब टाइप करके डाउनलोड करिए, आईओएस यूजर है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको आईओएस ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए, कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए। कई सारी इंडस्ट्री के कोर्सेज अभी तक हम बना चुके हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्किंग जिसमें आपको सिखाते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स का पार्ट है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप अकाउंटिंग प्रोजेक्ट कोर्स। तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्री वाइज हमने अलग अलग कोर्स बना रखे हैं और उसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल इंडस्ट्री ओरिएंटेड टीचिंग होती है, जो आपको अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं ऑलरेडी या जाना चाहते हैं तो आपके करियर के लिए बिल्कुल बूस्टअप देगी इस तरीके की स्किल, और आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यू इन्हेंसमेंट करेगी, आपकी सैलरी को इंक्रीज करेगी, आपकी कहीं ना कहीं जो डेजिग्नेशन है उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड करेगी।
सो आप इस तरीके के कोर्सेज कॉमर्स हब की एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की इंटरेक्टिव वीडियो आपको जब भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँ और आपको बिल्कुल नजर आ जाए सामने आपके, तो आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दें ताकि आपको सारी की सारी वीडियो नजर आए। साथ ही साथ में हमने अभी एक हमारा नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स करके। आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो देखिए कॉमर्स हब उदयपुर और नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क बताता हूँ। कॉमर्स हब उदयपुर में हम बहुत ही हाई वैल्यू या हाई लेवल कंटेंट जो ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं, उनके लिए हम लोग पोस्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स होगा उसमें हम कॉमर्स की बिल्कुल जीरो से ABCD से शुरुआत करेंगे। तो दोनों तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा अगर आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए दोनों चैनल के साथ। धन्यवाद।